गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सोनल। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था। 2 बार धरती हिली और हजारों लोग लाश में तब्दील हो गए। तुर्की में 80 से ज्यादा देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। टनों टन मलबा अब भी लाशें उगल रहा है, लेकिन सीरिया को इस वक्त भी मदद की सबसे ज्यादा दरकार है, क्योंकि सीरिया एक ऐसा देश है जो कुदरत की मार के साथ सिविल वॉर भी झेल रहा है। यहाँ कई देश मदद भेजने से डर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि रेस्क्यू टीम की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन भारतीय टीवी न्यूज इतिहास में पहली बार सीरिया में भारतीय न्यूज चैनल का रिपोर्टर पहुंचा है। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज सीरिया की उन गलियों, उन चौक चौराहों तक सबसे पहले पहुंचा है जहां कदम रखने से भी लोग डरते हैं। वो सीरिया जहां बगदादी जैसे आतंकवादी का खौफ पूरी दुनिया ने देखा है। आईएसआईएस के कत्लेआम को सीरिया के जर्रे जर्रे ने महसूस किया है और आज उसी सीरिया में युद्ध और त्रासदी के निशान है। हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय और कैमरा पर्सन मुकेश यादव वहां पहुंचे जहां लाशें सड़ रही है, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। हमारी जाबाज टीम ने उस जगह को कैमरे में कैद किया जहां चंद घंटे पहले ही बारूद बरसा। विद्रोहिया और बशर अल असद के सैनिकों को उनके साथ उनका टकराव हुआ। आज पहली बार आप सीरिया से डायरेक्ट रिपोर्ट देखने वाले हैं। जिस जगह कदम रखने के लिए काठ का कलेजा चाहिए, उस बारूदी सरजमी पर कदम रखने का मतलब मौत से खेलने जैसा है। जहां फिजाएं 12 महीने बारूद की गंध में कैद रहती हैं, जहां का जर्रा जर्रा दशकों से जख्मी है, जहां दुनिया के सबसे खूंखार दहशतगर्दों की सल्तनत है, जहां आतंक के खूंखार खलीफा बगदादी की बारूदी ब्रिगेड 24 घंटे एक्टिव रहती है, उसी मोस्ट डेंजरस सीरिया के अंदर पहली बार एबीपी न्यूज का कैमरा खुला। ये 3 तरफ से विद्रोहियों से घिरे हुए सीरिया के अलेप्पो शहर की तस्वीर है। यहाँ जो भूकंप आया है उसने इस शहर को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ एक एक कदम मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सबसे साहसी वॉर रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय सिर पर कफन बांधकर सीरिया पहुंचे। दुनिया की सबसे खूंखार जगह सीरिया जाने का बड़ा मकसद था ज़लज़ले के बाद सिसकते सीरिया के दर्द को दुनिया तक पहुंचाना। वो दर्द जो खूंखार दहशतगर्दों के खौफ की वजह से दफन है, वो खौफ जिसकी वजह से सीरिया के जख्मों पर मदद का मरहम लगाने तक से दुनिया कांप रही है। एक ऐसा शहर जिसने 4 साल लगातार चारों ओर विद्रोहियों का घेरा झेला है, आखिरकार वो इस त्रासदी में किस तरह से बिखर गया है। पहली बार जब खूंखार सीरिया में कैमरा खुला तो तबाही के ऐसे प्रमाण मिले जो कलेजा कपाटे, देखने वालों के होश उड़ा दे। ये जो मलबे का और इसके नीचे दबा हुआ दर्द का पहाड़ है, ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन दबा है, किसने अपनी जान गंवाई है, यहाँ तक कौन पहुँचे। और देखिए, मैं एक सड़क क्रॉस करूँगा, यहाँ पर आप जैसे ही एक रास्ते को क्रॉस करते हैं आपको मलबे का एक नया पहाड़ दिखाई पड़ता है। हल्वानिया इलाके में एक के बाद दूसरे जो इमारतें हैं, और इसमें युद्ध भी शामिल है। युद्ध और भूकंप, इन दोनों ने इस अलेप्पो को बर्बाद कर दिया है। आज सिसकते सीरिया के हर अनदेखे अनसुने दर्द से पर्दा उठेगा। लिहाजा अगले 15 मिनट तक अपने टीवी रिमोट को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि आज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस सीरिया अपने हर जख्म का हिसाब आपको खुद देगा एबीपी न्यूज के जरिए। तो यकीन मानिए, यहां रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है। कदम कदम पर मौत का खतरा है और किसी भी वक्त बारूदी बारिश शुरू हो सकती है। आप ये भी जान लीजिए कि एबीपी न्यूज की टीम उस अलेप्पो शहर में थी जो सीरिया की मोस्ट डेंजर जोन में से एक है, जहां बरसों से विद्रोहियों का खौफ है। और यही शहर 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तबाह हो चुका है। ईंट ईंट बिखरा हुआ ये दृश्य उस शहर का है
जो प्रकृति की त्रासदी से साक्षात्कार कर रहा है, जो भूकंप की चोट से कराह रहा है, जिस शहर के 3 तरफ विद्रोहियों की हुकूमत है और अंदर बेहिसाब खौफ है, तबाही है, डर है, सिसकती जिंदगियां हैं, जिस शहर के जर्रे जर्रे में दहशत है, अनहोनी की बेहिसाब आशंका है, वहां पर खड़ा है एबीपी न्यूज का वो रिपोर्टर जो आपके लिए लगातार डेंजर जोन से खबर लाता रहा है। इस शहर को किस तरह से भूकंप ने ध्वस्त किया है, आप जब इसकी इमारतों में आते हैं तो आपको पता चलता है। मैं जिस इमारत के भीतर से बाहर निकल रहा हूं, 8 लोग यहाँ से निकल नहीं सके। और इस जगह की पहचान बहुत ज़रूरी है। जो मलबे का पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली हम इदलिब के करीब हैं। वही इदलिब जो ISIS का गढ़ हुआ करता था और जहाँ इस समय जिहादी ताकतें, जिनको जो हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में जहाँ काबिज हैं, उसके नज़दीक हम इस समय हैं। ये अलेप्पो शहर कभी सीरिया का गुरूर हुआ करता था, अब सिर्फ शोक का पर्याय बनकर रह गया है। दशकों तक यहाँ विद्रोही आतंकी चोट करते रहे। अब कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे पूरा शहर कांप रहा है। एबीपी की टीम इसी कांपते शहर का कोना कोना कैमरे में कैद कर रही है। यहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही कठिन चुनौती है। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 8 जानें गई हैं। एक परिवार के 8 व्यक्तियों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है और अभी भी ये जो जगहें हैं, इन जगहों पर तलाश नहीं हो सकी है कि यहाँ पर अभी इस मलबे के पहाड़ के नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हालांकि अब किसी के बचने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनों के अंतिम दर्शन कर पाने और उनको उनका जो विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की उम्मीदें ये है परिवारों को बनी हुई है। सिसकते हुए सीरिया में पहली बार कोई हिंदुस्तानी न्यूज चैनल कैमरा लेकर घूम रहा है, सीधे आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा है। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन आपको हर खबर में आगे रखने के लिए अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। सीरिया सुलग रहा है, तड़प रहा है। एक ऐसा देश जहां अब बारूदी जख्मों के निशान हैं, लेकिन ये इसे विरासत में नहीं मिले। सीरिया इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में से एक इसलिए भी है क्योंकि यहां चप्पे चप्पे पर आतंक और बारूदी का खौफ है। विद्रोहियों और सरकार के बीच जंग के कई सेंटर एक्टिव है। ऐसे में रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जोन इन खतरों के बीच से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। कयामत नहीं तो और क्या है ये? सीरिया के जर्रे जर्रे में मौत का गुबार है, कदम कदम पर मौत का मलबा है। ISIS और कुर्द विद्रोहियों से घिरा अलेप्पो इतिहास की सबसे भीषण मार झेल रहा है। हालात इतने भयंकर हैं जिसकी एक एक तस्वीर विचलित करने वाली है। ये युद्ध से बर्बाद हुए शहर की तस्वीर है। एक ही शहर है अलेप्पो, एक हिस्सा भूकंप ने तबाह कर दिया है, दूसरे को युद्ध ने पहले से ही बर्बाद कर डाला है। ये लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर साल 2012 से साल 2016, यानी कि 4 साल तक ये अलेप्पो शहर दुनिया का वो सबसे खतरनाक जगह है जो 4 साल तक लगातार घेरे में घिरी रही है। इसमें अल-कायदा से जुड़ी ताकतें यहाँ काबिज रही हैं। तो YPG है, यानी कि कुर्द विद्रोहियों से जुड़ी हुई YPG, उसने लड़ाई लड़ी है और हिजबुल्लाह तक ने। अब आप देखिए किस तरह से इसको युद्ध ने ध्वस्त किया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग मेरी आंखों के सामने है, ये तबाह हो चुकी है। अलेप्पो का बड़ा हिस्सा कुर्द विद्रोहियों के कब्जे में है, जहां सीरियाई फौज भी कदम रखने से डरती है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका तो दूसरी तरफ जलजले की मार। अलेप्पो का नामो निशान मिट चुका है। जिस अलेप्पो जाने से सीरियाई सिस्टम भी तौबा तौबा करता है, वहां टीवी इतिहास में पहली बार एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय पहुंचे। एक इमारत के नीचे एक परिवार के 8 लोग फंसे थे, तो दूसरी तरफ युद्ध से ध्वस्त इमारतों की लंबी कतार थी। तो सीरिया पर कयामत टूटी है। सुलगता बारूद पहले ही सीरिया को खंडहर कर चुका था। रही सही कसर भी जलजले ने पूरी कर दी। सीरिया के कई शहर मौत के मलबे में तब्दील हो चुके हैं।
जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो जमींदोज हो चुकी है और इस मलबे में कितनी जिंदगियां कहां दफन है ये कोई नहीं जानता। जो अलेप्पो 3 तरफ से विद्रोहियों से घिरा हुआ है, उस अलेप्पो में हालात सबसे खौफनाक है। 13 दिन से मलबा हटाने की कवायद हो रही है, लेकिन हालात इतने खौफनाक है कि जिनके आगे हर कोशिश दम तोड़ रही है। सीरिया की इस बेबसी को नब्ज भी अभिषेक उपाध्याय ने इस ग्राउंड जीरो पर जाकर टटोला। 12 दिन बाद 6 फरवरी को यहाँ पर भूकंप आया और उसके बाद देखिए 12 दिन बीत गए हैं और अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है सीरिया के इस अलेप्पो शहर में ये देखने की कि इसमें कोई दबा हुआ कोई जान, अब ये यहाँ से किसी का बचना तो नामुमकिन है, लेकिन एक जिसे कहते हैं मृतकों का सम्मान जो नहीं रहे, आखिरकार उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो पूरी कर दी जाए, तो वो यहाँ पर कवायद चल रही है। ये देखिए हम इस तरह से देख रहे हैं मशीन के जरिए यहाँ पर ये मलबा हटाया जा रहा है। कुछ देर पहले हम इसी मलबे के पहाड़ पर हम यही बात हम कह रहे थे कि यहाँ पर ये ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया 12 दिन बीतने के बाद। उसकी वजह ये है कि तीनों तरफ से ये विद्रोहियों से घिरा हुआ इलाका है। और एक बार आपको जब ये ऑपरेशन चल रहा है, मुकेश जरा दिखाइएगा, आपको हम यहाँ की तस्वीर और दिखाते हैं कि यहाँ पर चैलेंज कितना बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं अब ये जो बिल्डिंग गिरी हुई है इस जो मलबे के पहाड़ में तब्दील हो चुकी है और जिसको अभी यहाँ पर इस समय हटाने की कवायद की जा रही है। और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ 12 दिन बाद, वो 12 दिन बाद इसलिए लग रहे हैं। पूरा ये गली देखिए ये मलबे पहाड़ में तब्दील है। और मुकेश एक बार दिखाइएगा हमारे सामने से वो तस्वीर, एक किस तरह से ये इधर की ओर दिखाइएगा, मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है 12 दिन के बाद। ये जो कवायद चल रही है, इस कवायद के पीछे जो कहानी है वो कहानी अलेप्पो के वजूद से जुड़ी हुई कहानी है। तो कुछ दिन पहले ही WHO के चीफ ने सीरिया का दौरा किया था। वो भूकंप प्रभावित इलाकों में गए थे, लेकिन खुद दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना था कि सीरिया का दिल खोलकर मदद करने की जरूरत है। यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की किल्लत है, लोगों के पास मेडिकल एड तक नहीं है। हमारा रिपोर्टर अलेप्पो के मसारक इलाके में पहुंचे, जो इस वक्त भूकंप के दर्द से करहा रहा है। भीषण युद्ध से घिरे हुए इस अलेप्पो शहर में भूकंप एक ऐसी तबाही बनकर के आया है जिसने इस शहर को, अगर हम कहें तो सदियों पीछे ढकेल दिया है। अभी आप देखिए जहां मैं बढ़ रहा हूं किस तरह से ये इमारतें खतरनाक तरीके से लटकी हुई हैं। और ये जगह जहां मैं हूं मसारका है, ये मसारका ये वो जगह है जो कुछ दिन पहले चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद वो यहाँ पर आए थे। लेकिन अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ इसको देखिए, ऊपर अभी भी लटकी हुई सब इमारतें हैं। 60 लोगों की जान गई है। यहाँ पर एक 5 मंजिला इस मसारका, अलेप्पो के मसारका में, मसारका यहाँ का शहर है, 5 मंजिला यहाँ पर इमारत हुआ करती थी जो कि जमींदोज हो गई। मुकेश यादव हमारे कैमरा पर्सन, उनसे मैं कहूँगा कि इस पूरी इमारत को आपको दिखाएं। ये 5 यहाँ पर एक 5 मंजिला इमारत और उसके हर माले पर 5 फ्लैट हुआ करते थे। और भूकंप से 25 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है जो कि भूकंप के आने से जमींदोज हुई। और सामने की इमारत में देखिए यहाँ अभी भी लोग रह रहे हैं। पड़ोस की इमारत इसकी जमींदोज हो गई है और किस खतरनाक तरीके से ये इमारत गिरी है। 60 लोगों की जान गई है। सबसे जो दर्दनाक तस्वीर है वो तस्वीर यही है। और यहाँ से मैं अब आगे बढ़ूंगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितना मुश्किल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन था इस मसारका में, जहाँ खुद ये सीरिया के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे बशर अल असद। और अभी आपको दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पर 8 लोगों को निकाला गया है, यहाँ से जिंदा निकाला गया 8 लोगों को जो कि बुरी तरह घायल हुए थे। और ये बगल की इमारत देखिए, ये इमारत में अभी भी खतरा बरकरार है, कभी भी ये इमारत गिर सकती है। लेकिन चूंकि ये जो जगह है वो युद्ध से घिरा हुआ शहर है और यहाँ पर मदद पहुँचना कितना मुश्किल है उसकी निशानी ये है कि अभी भी देखिए यहाँ लोग रह रहे हैं। आपको दिखाएंगे बच्चों के, मुकेश के बच्चों के कपड़े यहाँ पर फैले हुए हैं, परिवार यहाँ पर रह रहा है। और थोड़ा सा हम और आगे की ओर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इमारत अभी भी झूल रही है।
यानी कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। लेकिन देखिए ये परिवार आ रहा है, एक हम यहाँ पर महिला को देख रहे हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ से अब कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको आगे बढ़ करके दिखाने के लिए कि देखिए इन जो मलबे के ढेरों से जहाँ पर 60 जाने गई हैं, इससे ऊपर की ओर बढ़ना कितना चैलेंजिंग काम है यहाँ पर। और चूंकि यहाँ पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद यहाँ पर खुद आए हुए थे, तो आप समझिए कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा गंभीर थी। और सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर तुर्की से आ रही है, जहां एक बार फिर भूकंप का तेज झटका आया है। सेंट्रल तुर्की में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से 4700 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। 4 मिनट में एक आफ्टर शॉक आ रहा है, जिनमें से ज्यादातर की तीव्रता 4 से ज्यादा मापी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है तुर्की से, जहां एक बार फिर भूकंप का तेज झटका आया है और सेंट्रल तुर्की में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से ये आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं और हर 4 मिनट में ये आफ्टर शॉक आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जो बर्बादी की भट्टी में झुलस रहा है। पाकिस्तान में परेशानियां पहले ही कम नहीं हैं। उस पर मौलाना पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 72 घंटे में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने का ऐलान कट्टर मौलाना ब्रिगेड कर चुके हैं। बॉर्डर पार गुर्बत और बर्बादी का बवंडर पहले ही कहां कम था, पहले ही हालात कहां कम फसादी और तेजाबी थे। रही सही कसर कट्टर मौलाना पूरी करने में लगे हैं। ऐलान पाकिस्तान फूको हो चुका है। शहबाज सरकार को पाकिस्तान के कुख्यात मौलाना साद हुसैन से अल्टीमेटम मिला है। 72 घंटे में पाकिस्तान को फूंक डालने का कलमा कट्टर मौलाना पढ़ चुका है। अपनी अयाशियत कब्र करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है और इसमें हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए तहरीक लब्बैक पहले भी जानी जाती है। जिस तहरीके लब बैक के सरबराह ये कट्टर मौलाना हैं, उसकी तासीर बेहद तेजाबी है। साद हुसैन रिजवी की फसादी ब्रिगेड पाकिस्तान को फूकने में जितनी माहिर है, उतनी ही बदनाम। इस बार महंगाई को मुद्दा बनाकर मौलाना शहबाज सरकार को ललकार रहा है। मुल्क खैरात चंद है और मौलाना के इरादे एटमी बम जैसे हैं, जिसकी मुनादी ये मौलाना कई बार कर चुका है। दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो, कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकानमी खतरे में है, हम मुल्क की मईशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। एटम बम की मार से कट्टर मौलाना हर उस साहूकार के चीथड़े उड़ाने पर आमादा है, जिनसे मिली भीख पर पाकिस्तान का पेट पलता है। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी को जितनी चिढ़ शहबाज के नाम से मचती है, उतनी ही त्योरियां शहबाज साहब के बड़े भाई नवाज शरीफ के नाम पर चढ़ती हैं। भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना तो उन्हें दंड है पैंदे वो भी गारन जाके अल्लाह अल्लाह करता, लेकिन नवाज शरीफ ऐसा भेड़िया दंद भी गिर गया लेकिन फिर भी शिकार। गजब जाहिलों का मुल्क है पाकिस्तान। घर में पहले ही दाने नहीं है, हालात जहन्नुम जैसे हैं। इतने गंभीर संकट के बीच मौलाना ब्रिगेड पाकिस्तान को फूंकने निकली है। अब रहा सवाल अवाम का, तो वो तो बेचारी पहले ही भूख की आग में जल रही है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की में है और वहां प्रेसिडेंट एर्दोआन की नजरअंदाज करने के बावजूद भी वो वहां पहुंच गए हैं। इस्तांबुल में वो तुर्की के साथ दोस्ती के तराने गा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुल्क की नाक कटवा दी है। यहाँ पे हंसती होगी कि ये क्या लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि इनको कोई समझ नहीं आती कि किस वक्त क्या करना चाहिए। यूं ही नहीं ये दुनिया हंस रही है कंगाल मुल्क के बेगैरत सुल्तान पर।
ये तस्वीरें देखिए जरा, ये पाकिस्तान के वैश्विक अपमान का नया प्रमाण है। ये शहबाज शरीफ ने जो मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई है उसका साक्ष्य है, क्योंकि जब तुर्की की सरजमी पर पाकिस्तान के प्रधान उतरे तो उन्हें रिसीव करने के लिए न तो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोआन आए, न ही वहाँ के प्रधानमंत्री आए, न ही कोई मंत्री था तो बस तुर्की के कुछ अफसर और खुद पाकिस्तान के राजदूत। इसीलिए शहबाज के अपने ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिससे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये मौका नहीं था हमारे वज़ीर आज़म के लिए कि वो तुर्किया जाते। असल में खुद तुर्की के राष्ट्रपति भी नहीं चाहते थे कि मुसीबत के इस वक्त में शहबाज शरीफ पहुंचे। भूकंप आने के चंद घंटे के बाद ही शहबाज शरीफ तुर्की जाने के लिए बेकरार थे। प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पर्सनली आकर अफसोस करना चाहता हूँ। सदर एर्दोआन क्या कहते हैं उनको मुरब्बत में, तो ऑब्वियसली उन्होंने यही कहना था कि जी आ जाइए। बाद में एर्दोआन ने मना करवा दिया था, लेकिन मजहबी नशे में मदहोश शहबाज शरीफ ने बेइज्जत करवाने के बाद फिर से तुर्की का टिकट कटवा लिया। लोग उदाहरण देकर पूछ रहे हैं कि शरीफ को ये पता नहीं कि कब कहां क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ जब सैलाब आया तो कोई लीडर बाहर से नहीं आया, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल आए, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ हमने एक कॉन्फ्रेंस करनी थी यूएन के साथ मिलकर, वो ज़रा एक मुख्तलिफ विजिट था जो हमारे यहाँ हुआ, और वो भी सैलाब से काफ़ी दिन बाद हुआ था। असल में यही कारनामा सीनियर शरीफ भी कर चुके हैं इसी तुर्की में। तब के भूकंप के वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान की नाक पर छुरी चलाने को बेकरार थे, और इस शहबाज शरीफ ने तो नाक ही कटवा दी है। तो देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम तुर्की में मदद के नाम पर बड़ा एक कंटेनर दे आए। अब जो तुर्की ने पाकिस्तान तक पहुंचाए थे, अब इससे बड़ी बेशर्मी भला क्या हो सकती है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। अवाम दहाड़ मारकर रो रही है, हर जुबान पर बस एक ही जिक्र है, ऐसे निजाम से बस अल्लाह ही बचाए। तबाही पर तबाही के धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 38.42% तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते 34 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। घर में पहले ही दाने नहीं हैं, जो बचे हैं उनमें शरीफ साहब ने आग लगा दी है। विकराल होती महंगाई 39% के पायदान पर पहुंचकर बेबस आवाम को और चिढ़ा रही है। गुर्बत की आंधी में आवाम का हाफिज अब अल्लाह ही है ही नहीं। हम बड़े परेशान हैं। कैसे गुजारा किस तरीके से कर रही हैं? भाई हम क्या करें, कैसे बताएं, हम तो करना अल्लाह ही है, हमारा तो अल्लाह हाफिज है बस। हम तो कहते हैं अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना है। यही हाल होगा क्या? भूखे हैं ना, हम अकेले, कोई नहीं अल्लाह के सिवा, और हमारे सारे पैसे अब देखिए महीना भी नहीं आया। अब 8 दिन हम कैसे चलाएंगे कि अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। यकीन करिएगा पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास। अब किससे कहें हम, अल्लाह माफ करे, ऐसे कौन के मांगने वाले। रोटी बोटी तो छोड़िए, पाकिस्तान के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। गैस तो है नहीं, जो है उसे खरीदने की हैसियत आवाम की बची नहीं है। मेरे पास इतना बहुत होता है कि मैं अपने छोटा बच्चा है मेरा, वो काम करता है, मैं उसमें गुजारा कर रही होती हूँ। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। अफसोसनाक नहीं तो क्या है, आवाम आहें भर रही है। बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। इल्तिजा और ख्वाहिश बस इतनी है कि कंगाल मुल्क फिर पैरों पर खड़ा हो जाए। हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे, और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्त पे आ जाएं। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर जिनका कलेजा अवाम के आंसुओं के समंदर से भी नहीं पसीज रहा। शरीफ साहब दर्द अवाम को महसूस भले ही न करें, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका के दूतावास ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी में प्रस्तावित 7% बढ़ोतरी को नाजायज ठहराया है। उधर संसद में शरीफ साहब का मिनी बजट लटक गया है। तो देखिए आपने तस्वीरें। अब ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान है उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो पाकिस्तान भी मिस्र की तरह अपने नेशनल एसेट्स बेचने की तैयारी करे, लेकिन क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के पास देने को कुछ है ही नहीं, और जो बचा था उस पर गल्फ कंट्रीज और चीन की रसीदी टिकट चस्पा है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है उसमें पाकिस्तान की सेहत के लिए वो फायदेमंद है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की पनाह में आ जाए।
और ऐसा करने से पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के दोनों पड़ोसी चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। चीन ने अपना उधार खाता ऐसा बनाया कि श्रीलंका कंगाल हो गया और पाकिस्तान के पास भी खाली बर्तनों को पीटने के अलावा कुछ और नहीं बचा। पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता, और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसको उसने कम भी किया। लेकिन चाइना की काट इंडिया के पास मौजूद है और इसके लिए मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि भारत इस वक्त 20 देशों के सबसे बड़े ग्रुप की मेजबानी कर रहा है। खबरें हैं कि इसी G20 समिट के जरिए भारत ने चीन के कर्ज पाश से पाकिस्तान और श्रीलंका को आजाद कराने का ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया। भारत G20 देशों के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें चीन जैसे मुल्कों से कर्ज में भारी कटौती के लिए कहा जाएगा। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इसी मुद्दे को लेकर 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स के चीफ बेंगलुरु में मिलने वाले हैं। भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कह दिया कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर वर्ल्ड बैंक, इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका और दूसरे G7 देशों के साथ मीटिंग होनी है। इसमें कर्ज से कंगाल हुए देशों को दोबारा डॉलर वाली बूस्टर डोज देने पर चर्चा होगी। मीटिंग में चीन से भी सिलेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कहा जा सकता है। हिंदुस्तान से हमने 20 साल पहले भी देखा, यहाँ पे स्टेशन पे गाड़ियाँ लगी होती थी, ये सब चीजें वो वहाँ से लेते थे, झाड़ू तक वहाँ से लेते थे। इनके पास है क्या, ये पैदा क्या करते हैं। ये मीटिंग ऐसे वक्त होगी जब चीन ने पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर जबकि श्रीलंका को करीब 7.5 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है और इन दोनों मुल्कों के रिजर्व करीब करीब खाली हो चुके हैं। उधारी तो दूर, ब्याज चुकाने के पैसे नहीं बचे। इसीलिए आने वाले वक्त में G20 की तलवार से कर्ज का पहाड़ काटने का प्लान तैयार हो सकता है। और पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसके डिक्टेटर है किम जोंग, और वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए और इसकी वजह है उसकी मिसाइल वाली सनक। किम जोंग अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं और इसे लेकर अपने पड़ोसियों को डराना भी शुरू कर दिया है। एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 9 फरवरी प्योंगयांग तानाशाह किम जोंग की बारूदी और एटमी सनक का महा ट्रेलर दुनिया के सामने रिलीज हुआ था। एक साथ करीब दर्जन भर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों की परेड हुई थी। तानाशाह हंस रहा था और दुनिया खौफजदा हो रही थी। उसी दौरान किम जोंग की तरफ से कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। युद्ध के लिए सेना तैयार रहे। लगता है जंग की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर साउथ कोरिया और जापान ने बेहद शॉकिंग दावे किए हैं। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से उसे निशाना बनाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इसी तरह का स्टेटमेंट जापान की तरफ से रिलीज हुआ। जापान के पीएमओ ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, लिहाजा जापान को जवाबी कार्रवाई के लिए फौरन तैयार रहना चाहिए। अब सवाल है कि अचानक नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइलों का मुंह क्यों खोला? क्यों महायुद्ध को सुलगाने वाला अग्नि अस्त्र ईस्ट कोस्ट वाले समंदर की तरफ दागा गया? तो इसका जवाब है अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट एक्सरसाइज। अमेरिका और साउथ कोरिया वॉशिंगटन में मिलिट्री एक्सरसाइज और इमरजेंसी के दौरान स्ट्रैटेजी को लेकर टेबल टॉप वॉर ड्रिल करने वाले हैं। 23 फरवरी को होने वाले इस वॉर ड्रिल में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल और क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। इसी एक्सरसाइज को नॉर्थ कोरिया अपने देश के लिए खतरा बता रहा है। ऐसे इंडिकेशंस दिए गए हैं कि अमेरिका और साउथ कोरिया अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक वाली ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। इसी के चलते नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री ने नई मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान किया और सख्त कदम उठाने की चेतावनी जारी कर दी। इसी तरह की वॉर टोन प्रेसिडेंट पुतिन को भी सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि कई मुल्क उन्हें समझाकर थक गए हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन वाले वॉर जोन में जंग खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। हालांकि इस दौरान जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है।
और ये कह दिया है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार नहीं बल्कि पुतिन की जिद ही जंग का दायरा बढ़ा रही है। ये बात कहने के पीछे जर्मनी की अपनी वजह भी है। काफी वक्त तक जर्मनी रूस यूक्रेन वॉर के बीच न्यूट्रल रहा था, लेकिन जब अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों ने दबाव डाला तब जर्मनी ने पुतिन के खिलाफ स्टेटमेंट देना रिलीज किया। और अब तो कहा जा रहा है कि जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन के मैदान में उतरकर तबाही मचाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी देशों ने हथियारों की सप्लाई को बढ़ा दिया है, लेकिन इसी दौरान चांसलर शोल्स ने अपनी बात सामने रखी। शोल्स ने कहा कि अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिखाना होगा कि जर्मनी और उसके सहयोगी यूक्रेन पर हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। यूक्रेन पहले से और ज्यादा मजबूत हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी एकजुट है और आगे नाटो में भी 2 नए मुल्कों की एंट्री हो रही है। ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल होने वाला है। अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर को रोकने का सिग्नल सिर्फ पुतिन को देना होगा। अगर पुतिन चाह लेंगे तो उनके सैनिक वापस लौट जाएंगे, जंग रुक जाएगी। लेकिन अगर रूस के प्रेसिडेंट नहीं माने तो फिर यूक्रेन की आखिरी सांस तक मदद करनी होगी, क्योंकि यूक्रेन को हारने नहीं दिया जा सकता। इसी दौरान अमेरिका के जनरल मार्क मिले का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। कह दिया कि इस युद्ध में न यूक्रेन की हार होगी न ही पुतिन की जीत। इसका मतलब ये सिचुएशन स्टेलमेट वाली है। इसीलिए खतरा बढ़ गया है कि अगर पुतिन को मनचाहे नतीजे नहीं मिले तो फिर वो महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेंगे। तो दुनिया को लगता है कि पुतिन जो है वो महाजंग के लिए प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और महाप्लानिंग की चर्चा हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने रियाद को और ज्यादा खूबसूरत बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत रेगिस्तान के बीच में सबसे मॉडर्न सिटी को डेवलप किया जाएगा। आसमान से छूती इमारतों से सजे इसी शहर का आकार बदलकर रियाद को विस्तार देने की तैयारी है। रियाद से डाउनटाउन इलाके को बसाने के लिए सऊदी के प्रिंस $800 अरब का निवेश करने वाले हैं। शहर को विकसित करने के लिए सऊदी प्रिंस ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की है, जो इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली है। साल 2030 तक परियोजना को पूरा करने की तैयारी। परियोजना 19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें एक संग्रहालय, एक प्रौद्योगिकी और डिजाइन विश्वविद्यालय, एक बहुउद्देशीय थिएटर और 80 से ज्यादा मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थल होंगे। दावा किया जा रहा है कि नए डाउनटाउन से करीब 3.5 लाख लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है। सऊदी अरब तेल निर्यात से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसी वजह से वो रियाद को महानगर में तब्दील करना चाहता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में विविधता को लाना चाहता है। सऊदी प्रिंस के इस महाप्लान से भारतीय कामगारों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जो लाखों की तादाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब बात प्रोजेक्ट चीता की, जिसके तहत एक बार फिर उन मेहमानों को हिंदुस्तान लाया गया जिनका वजूद भारत की धरती से 70 साल पहले मिट चुका था, लेकिन उन्हें फिर से बसाने के लिए एमपी के कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले पिछले साल नामीबिया से 8 चीते आए थे और इस बार दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों की एंट्री हुई है। यही नई आमद है कूनो नेशनल पार्क की। उछलते कूदते और नए जंगल, नए माहौल से साक्षात्कार करते ये 1-2 नहीं, पूरे 12 ऐसे चीते हैं जो लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के जंगल से। जो नए चीते आए हैं उनमें 5 मादा हैं जबकि 7 नर चीते हैं। सुबह सुबह C-17 ग्लोब मास्टर से चीतों को ग्वालियर लाया गया था। वहां पर लकड़ी में बंद चीतों को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर में कूनो नेशनल पार्क लाया गया। दोपहर में चीतों की नई खेप को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कूनो नेशनल पार्क के हवाले किया था। इस बार मुख्यमंत्री ने 12 चीतों के दूसरे जत्थे को बाड़ों में छोड़ा है। अब कुल मिलाकर भारत में 20 चीते हो चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।